going to do block 1, block 1 unit 2, insight psychotherapy, interpersonal psychotherapy. So there is something called insight, उसको समझ लो, which is very important in psychology. इंसाइट जो है पेशेंट में है या नहीं है, ये बहुत डिसाइसिव चीज होती है ये डिसाइड करने में कि इस पे जो है ट्रीटमेंट काम करेगा या नहीं करेगा, या कैसा इंटरवेंशन देना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जिस पेशेंट को इंसाइट हो जाती है उसका ठीक होना बहुत इजी हो जाता है कंपैरेटिवली जिसको इंसाइट नहीं है. तो इंसाइट है क्या? वो एक जो पेशेंट है उसको ये एहसास हो जाता है कि यस आई एम हैविंग सम इशू, और हायर लेवल के इंसाइट हो तो उसको ये भी पता चल जाता है कि आई एम हैविंग दिस इशू बिकॉज ऑफ दिस थिंग. तो अगर ये दोनों चीज़ें पेशेंट को समझ में आ गई कि भाई यस मुझे कोई प्रॉब्लम है और मेरी प्रॉब्लम का ये कारण है, तो फिर तो वो इजीली वर्क कर लेगा ना. अगर उसने ये माना ही नहीं कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, तो वाई ही और शी विल कम फॉर थेरेपी और इंटरवेंशन और एनी मेडिकेशन? वो तो करेगा ही नहीं, है ना. जैसे कि डिल्यूजन्स में है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी है किसी को, तो वो क्यों मानेगा कि जो है उसको कोई प्रॉब्लम है? दैट पर्सन विल नेवर. एंड मान लो कि उसको इंसाइट हो भी गई है, अब उसको रीज़न समझ में नहीं आया. ये तो है, उसको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, कि सब लोग मुझसे जो है दुश्मनी रखते हैं, कोई मेरे से बात नहीं करना चाहता है, लेकिन उसको रीज़न समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसे ऐसे बिहेव करता हूँ इसलिए जो है लोग ऐसा करते हैं. तो फिर वो अपने को चेंज क्यों करेगा जब उसको रीज़न ही समझ में नहीं आ रहा है? तो इनसाइट जो थेरेपी है वो यही है. इट्स एन अम्ब्रेला टर्म. अम्ब्रेला टर्म का मतलब कोई एक सिंगल थेरेपी नहीं है जो कि इनसाइट थेरेपी करती है. देयर आर वेरी मेनी. तो उसमें एक एक करके हम बात करेंगे. तो इसमें जो इनसाइट थेरेपी है, इसमें जो है जो पर्सन के बिहेवियर, थॉट्स और जो इमोशन जो कि डिसऑर्डर्ड हो चुके हैं, वो इंडिविजुअल समझ जाता है कि उसको क्या मोटिवेट कर रही है चीज़ें, जो भी वो कर रहा है उसको क्या चीज़ मोटिवेट कर रही है ऐसा करने से. जैसे कि कोई पर्टिकुलर टाइप की सिचुएशन वो अवॉइड कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, या अवॉइड कर रहा है अपनी सिचुएशन. वो देखता है कि जब भी पब्लिक स्पीकिंग आती का नंबर आता है तो आई ट्राई टू विड्रॉ. तो इस तरह से तो उसको मोटिवेट क्या कर रहा है, या वो हमेशा जो है लोगों से ये चाहता है कि लोग जो है उसकी बात सुने, तो उसको मोटिवेट क्या कर रहा है कि उसको लोगों का अटेंशन चाहिए, तो अटेंशन सीकर हो गया वो बेसिकली. तो इस तरह से उसके जो डिस्टर्ब थॉट, इमोशंस और बिहेवियर हैं, और इंडिविजुअल जो है उसको समझ नहीं पा रहा था, तो हम जो है इंडिविजुअल के जो कॉन्शियस बिहेवियर में, कॉन्शियस थॉट में रादर, ये लाएंगे कि भाई तुम्हारी नीड्स क्या है जो तुमको ड्राइव कर रही है ये सब करने के लिए. व्हाटएवर द पर्सन्स नीड्स आर, और जो उसकी ड्राइव्स हैं, वो हम उसको कॉन्शियस में लाते हैं. तो जितना उसका ज़्यादा अवेयरनेस होगा मोटिवेशन के बारे में, उतना ही वो ज़्यादा कंट्रोल कर पाएगा और इम्प्रूव कर पाएगा अपने थॉट, इमोशंस और बिहेवियर को. सो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है इनसाइट साइकोथेरेपी का. सो ये बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ गया? ठीक. अब हम एक एक करके आगे चलते जाते हैं और इसमें एक एक थेरेपी को देखते जाते हैं. तो साइको एनालिसिस वी हैव ऑलरेडी रेड, सिगमंड फ्रॉइड वाली. सो इसमें जो है ये जो इनसाइट थेरेपी में विद रिलेवेंस टू साइको एनालिसिस, ये कि उसको ये इनसाइट अगर हो जाए कि उसके अनकॉन्शियस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो फिर जो है वो अपने आप को बेटर मैनेज कर पाएगा. सो एज फार एज साइको एनालिसिस इज कंसर्न, अनकॉन्शियस में कॉन्फ्लिक्ट किसके होते हैं? वो होते हैं इड और सुपर ईगो के, जिसको कि ईगो जो है रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है. सो इड को इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इट वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल. और सुपर ईगो को जो है राइट एंड रॉन्ग से मतलब है, वो मॉरल प्रिंसिपल पे वर्क करती है. ईगो जो है व्हाट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल और नॉट, वो रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करती है. सो इड और सुपर ईगो को बैलेंस करने के लिए अनकॉन्शियस में ईगो जो है हमेशा वर्क करती रहती. ये जो है अनकॉन्शियस का कॉन्फ्लिक्ट है साइको एनालिसिस का.
तो इसमें जो है इंडिविजुअल को अगर पता ही नहीं है, ऑब्वियसली अनकॉन्शियस में कुछ भी है वो तो पता ही नहीं होता है इंडिविजुअल को, किसी को भी, इवन हेल्दी है पर्सन ऑल्सो, कि उसको अनकॉन्शियस में क्या चल रहा है। तो अगर उसको ये पता लग जाए कि मेरे अनकॉन्शियस में किस चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है थ्रू साइको एनालिस्ट, तो वो उसको बेटर मैनेज कर पाएगा, है ना। जैसे कि ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी वाली हम बात करें, अगर उसको बचपन में अपने पेरेंट्स से जो है अप्रूवल नहीं मिला है, तो हर काम जो है वो इंडिविजुअल दूसरों के अप्रूवल के लिए कर रहा है, तो ये उसके अनकॉन्शियस में जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसकी जो इड है दैट वांट्स अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, सुपर ईगो जो है वो ये कहेगी कि भाई हर आदमी जो है तुम्हें क्यों अप्रूव करे, जब तुम सही होगे तभी अप्रूव किया जाएगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, तो ईगो जो है उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगी। तो इस तरह से कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है खाली, देयर कैन बी मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। सो ये साइको एनालिसिस में था। देन कम्स हाँ, एक ये चीज है कि जो इड है वो तो पैदा होते ही होती है, एज सून एज ए पर्सन इज बॉर्न इड इज देयर। और जो सुपर ईगो है, ये जो है जब हम सोसाइटी के कांटेक्ट में आते हैं या फैमिली, पहली तो फैमिली ही कांटेक्ट में आती है, तो फैमिली के जरिए जो है और सोसाइटी के जरिए सुपर ईगो डेवलप होती है। और ईगो जो है वो इड से जो है पैदा होती है। मतलब ये इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो ईगो है हर इंडिविजुअल की अपनी अलग अलग होती है, क्योंकि इड और सुपर ईगो के कॉन्फ्लिक्ट को हर आदमी सेम तरीके से तो रिजॉल्व नहीं करता है ना। जैसे कि किसी को रिकॉग्निशन चाहिए, हाँ, ये उसका ईगो की रिक्वायरमेंट है। सुपर ईगो कहेगी कि भाई ऐसे तुम्हें कोई क्यों दे, ये रिकॉग्निशन खाम खाम है, तुम्हें क्यों लाइक करें। तो ईगो ये भी तो कर सकते हैं कि हर एक की जो है चमचागिरी करो, उसको खुश करने की कोशिश करो, है ना। जो तुम्हारी कॉन्शियस अलाउ ना करे उस चीज़ को भी करो, तो सब तुम्हें अच्छा अच्छा कहेंगे। और ये भी तो कह सकती है ईगो कि भाई यू हैव सम हाई अचीवमेंट, लोग अपने आप तुमको जो है तारीफ करेंगे। सो ये बैलेंस कैसे कोई करता है, ये हर एक की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे प्रॉब्लम कोई भी आती है, सेम प्रॉब्लम को हर इंडिविजुअल सेम तरीके से थोड़ी सॉल्व करता है। सो लाइकवाइज जो ईगो है वो हर इंडिविजुअल का अलग कैरेक्टरिस्टिक है। सो इड से जो है ईगो डेवलप होती है, ठीक है। और ईगो से जो है सुपर ईगो डेवलप होती है, जो कि सोसाइटी और फैमिली के कांटेक्ट में आने से, है ना। तो जैसे इड, उसको जो है कोई चीज़ पसंद आई, ये मुझे चाहिए, तो इड को तो मतलब नहीं है इस बात से कि कोई क्या सोचेगा, किसी को कैसा लगेगा, वैसा करने की कोशिश करेगा इंसान। लेकिन रियलिटी में तो हमेशा पॉसिबल ऐसा नहीं होगा ना। तो जब उसकी नीड्स फुलफिल नहीं होंगी तब उसको समझ में आएगा अच्छा ये रियलिटी में पॉसिबल है, ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ईगो डेवलप हुई, है ना। 3 साल की एज तक उसको समझ में आने लग जाता है। और फिर जब 3 साल की एज के आदमी बच्चा जो है कुछ फैमिली से भी सीख जाता है और बाहर भी जाना शुरू कर देता है, स्कूल वगैरह, तो वहाँ पे जो है उसको मॉरल वैल्यूज़ वगैरह पता चलती हैं सोसाइटी की, अदर पीपल की, तो उससे सुपर ईगो डेवलप होती है। सो इड से ईगो डेवलप होती है और ईगो से फिर सुपर ईगो डेवलप होती है, ऐसे है, ठीक है। और ईगो इज ऑलवेज कॉन्शियस, ये ध्यान रखना, ईगो इज ऑलवेज कॉन्शियस। इड और सुपर ईगो अनकॉन्शियस में रहते हैं, ठीक है। हाँ, ये एक नई चीज है, ये पहले नहीं थी, ये इसको थोड़ा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। यह साइकोएनालिटिक थ्योरी एंड साइकोएनालिसिस आर बेस्ड ऑन फ्रॉइड्स सेकंड थ्योरी ऑफ न्यूरोटिक एंजाइटी। ये नहीं पढ़ी है हमने पहले, ये नई चीज है। सो अब ये मतलब इनडायरेक्टली हमने पढ़ी हुई है, डायरेक्टली नहीं पढ़ी है। जैसे कि हमने बात करी थी रिप्रेशन और सप्रेशन, दो चीज बात करी थी। जो सप्रेशन होता है वो तो कॉन्शियस होता है, हम कॉन्शियसली कर रहे होते हैं, और रिप्रेशन जो है वो अनकॉन्शियस होता है ना। तो जो रिप्रेस करने से जो इड की इम्पल्सेस हैं वो अनकॉन्शियस में तो चली जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए पुश करेंगी, ठीक है। इड की जो इम्पल्सेस जो रिप्रेस कर दी गई हैं
वो अनकॉन्शियस में तो चली जाएंगी, बट दे विल पुश टू बी एक्सप्रेस्ड। तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी उससे। सो साइकोएनालिटिक थेरेपी में क्या होगा कि ये जो पहले जो रिप्रेशंस हुए हैं उनको जो है रिमूव करेगी। चाइल्डहुड के जो कॉन्फ्लिक्ट थे, तो अब वो चाइल्डहुड में तो वापस नहीं जा सकता है ना, तो वो एडल्टहुड के जो है रियलिटी है उसके बेसिस पे चाइल्डहुड के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे। जैसे हम ये अप्रूवल वाला जो मैं अभी बताया था, वैलिडेशन अप्रूवल दूसरों पेरेंट्स का उसको चाहिए था, वो मिलता नहीं था, तो ये उसके अनकॉन्शियस में है कि मुझे जो है रिकॉग्निशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। तो यही चीज तो वो हर जगह करेगा जहां पे भी जिससे मिलेगा, इंक्लूडिंग थेरापिस्ट। तो अब जो है वो थेरापिस्ट देखेगा वो ट्रांसफरेंस में कि ये इसका ये है, एक्चुअली ऐसा है, तो फिर वो जो थेरापिस्ट से जो उसके रैपो है, रिलेशन है, वहां पे उस चीज को रिजॉल्व किया जाएगा कि इस चीज को कैसे हैंडल करना है। तो उसको इंसाइट दिलाई जाएगी कि भाई ये तुम्हारे जो है कॉन्फ्लिक्ट है, और ये हम बात कर चुके हैं कि इंसाइट जो कैसे दिलाएंगे, फ्री एसोसिएशन के जरिए। फ्री एसोसिएशन में निकल के आएगा कि वो बोलता रहेगा। और क्योंकि जो साइकोएनालिटिक साइकोथेरेपी है उसमें वीक में 5-5 अपॉइंटमेंट होते हैं, 5 टाइम्स ए वीक मिलते हैं और सालों चलती है वो। तो उसमें रेपो तो एस्टेब्लिश होना ही है, वरना तो थेरेपी चल ही नहीं सकती है। और इतने समय तक बोलते रहने से अल्टीमेटली पेशेंट का जो है डिफेंस मैकेनिज्म टूट जाता है, और फिर जो वो अनकॉन्शियस से प्री कॉन्शियस के जरिए कॉन्शियस में आ जाती है। तो जब वो कॉन्शियस में आ जाएगी तब जो है ये रिजॉल्व होगी। ठीक है। फिर एक जो है ड्रीम एनालिसिस भी टेक्निक है इसमें। हालांकि सिगमंड फ्रॉइड ने जो बुक लिखी थी ड्रीम एनालिसिस, जब इनिशियली पब्लिश हुई थी ओनली 600 कॉपीज वर सोल्ड, बहुत लिमिटेड। बाद में ज़्यादा बिकी है, सिगमंड फ्रॉइड के मरने के बाद में इनिशियली ओनली 600 कॉपीज वर सोल्ड। पर इसका मेन कंट्रीब्यूशन ये था कि जो सिगमंड फ्रॉइड ने जो मेडिकल वर्ल्ड है उसमें जो है अनकॉन्शियस को इंट्रोड्यूस कर दिया। उससे पहले अनकॉन्शियस की कोई बात ही नहीं करता था मेडिकल वर्ल्ड में। सो ड्रीम एनालिसिस का फंडामेंटल क्या प्रिंसिपल है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो वीक होते हैं उस टाइम में बहुत, क्योंकि कॉन्शियस तो सो रहा होता है, अनकॉन्शियस ही खाली होता है एक्टिव, कॉन्शियस तो होता ही नहीं है। तो जब कॉन्शियस एक्टिव है ही नहीं तो रिप्रेशन सप्रेशन कुछ होगा ही नहीं, जो भी अनकॉन्शियस में है वो निकल के आ जाएगा ड्रीम में। तो इस बेसिस पे जो है भी हम इनसाइट थेरेपी कर सकते हैं उसी कॉन्फ्लिक्ट को जाने। ट्रांसफरेंस वाला मैंने बता ही दिया है। फिर डिफेंस मैकेनिज्म का, सिगमंड फ्रॉइड की जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें भी जो है देखते हैं कि उसका क्या डिफेंस मैकेनिज्म है, वो कितना मैल एडेप्टिव है, तो वो जो है उसको कॉन्शियस में लाके थ्रू दीज टेक्निक जो भी हमने बात करी, चाहे वो फ्री एसोसिएशन हो या ड्रीम एनालिसिस हो, और उसको रिजॉल्व किया जाएगा। सो ये था। सो ये समझ में आ गया ना कि इनसाइट थेरेपी कैसे की जाएगी। नाउ कम्स एनालिटिकल साइकोलॉजी। तो एनालिटिकल साइकोलॉजी जो है ये कार्ल गुस्ताव जंग जो है ही स्टार्टेड इट, मतलब ये सिगमंड फ्रॉइड का एक एसोसिएट ही था, बाद में जो है उनसे अलग हो गया था सिगमंड फ्रॉइड से, कार्ल जंग। तो इसने स्टार्टिंग के जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो शुरुआत उनकी सबकी साइको एनालिसिस से ही हुई है, बाद में वो ब्रांच आउट होते गए। सो लाइक वाइज कार्ल जंग भी जो है, ये इनफैक्ट ये माना जाता था एक टाइम में कि सिगमंड फ्रॉइड के बाद में यही होगा जो कि नेक्स्ट आगे जो है इसके परंपरा को चलाएगा। बट ही डिड नॉट एग्री विद एवरीथिंग व्हाट सिगमंड फ्रॉइड सेड। सो कार्ल जंग ने जो है अपने अलग एक स्टार्ट करी, तो उसने जो है फ्रॉइडियन जो साइकोएनालिसिस के साथ में ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी भी ऐड कर दी दोनों में। ठीक है, तो मतलब उन्होंने एक और चीज ऐड कर दी, पुरानी वाली को पूरा खत्म नहीं किया। जो एज पर हिम जो ओवर एम्फेसिस जो है सेक्सुअल ड्राइव पे था, उन्होंने कहा कि खाली सेक्सुअल ड्राइव इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं, लेकिन उसके अलावा भी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो जैसे
सिगमंड फ्रॉइड ने जो है अनकॉन्शियस जो बोला था इंडिविजुअल का, वो इंडिविजुअल के लेवल पे बात की थी। कार्ल जुंग ने इसके अलावा एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी बोला है। मतलब जो लोग हैं, हमेशा इंडिविजुअल सोसाइटी में रहता है, तो जैसे इंडिविजुअल का अनकॉन्शियस होता है, ऐसे सोसाइटी का भी एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है। सो जो कलेक्टिव जैसे सिगमंड फ्रॉइड ने जो है इंडिविजुअल के अनकॉन्शियस में बोला कि हमेशा नेगेटिव ही चीज होंगी, जो रिप्रेस्ड है, सप्रेस्ड है, जो सेक्सुअल अर्जेस जो कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, फुलफिल नहीं हो पाई हैं, डेथ की फोर्सेस हैं, हर चीज नेगेटिव जो है उसने बोली थी इंडिविजुअल के अनकॉन्शियस में। लेकिन कार्ल जंग ने बोला जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, इसमें पॉजिटिव और क्रिएटिव फोर्स होती हैं। ठीक है। सो जैसे कि कार्ल जंग ने बोला कि हर इंडिविजुअल में मैस्कुलिन और फेमिनिन ट्रेड दोनों होते हैं, ब्लेंड होते हैं। ठीक है। तो ये जो स्पिरिचुअल और रिलीजियस नीड भी होती है इंडिविजुअल की, ये भी बोला कार्ल जंग ने। तो स्पिरिचुअल और जो रिलीजियस नीड है ह्यूमन बीइंग्स की, दे आर आल्सो जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज द लिबिडिनल, फिजिकल और सेक्सुअल नीड्स। ये जो है इनका एक नया जो है योगदान था कि भाई ये चीज जो है ऐसे खाली सेक्सुअल ड्राइव के बेसिस पे नहीं चलती है, इसमें ये भी हमें देखना होगा कि उसकी स्पिरिचुअल और रिलीजियस नीड्स क्या है। अब सिगमंड फ्रॉइड ने जो है पर्सनैलिटी को टाइप्स में जो है डिवाइड किया, ग्रुप्स में, जैसे एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, तो इसे जंगियन टाइप्स भी कहते हैं। तो वेरियस टाइप्स की इन्होंने पर्सनैलिटी भी की थी। तो अब जो है साथ में इन्होंने ये भी बोला कि भाई एक लाइफ में पर्पस भी होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग और गोल सेटिंग जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इसके कार्ल जंग की थ्योरी में, कि भाई लाइफ में कोई पर्पस होना चाहिए, आदमी डिसीजन मेकिंग कैसे करता है, गोल सेटिंग कैसे करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इससे भी इंडिविजुअल का बिहेवियर डिसाइड होता है। सो ये इनके बेसिक फंडामेंटल फिलॉसफी थी। अब आते हैं कि जंगियन थेरेपी कैसे करते हैं। तो हमने जो है जो कि कॉन्शियस अनकॉन्शियस की बात की थी, तो एक नया डायमेंशन ऐड हो गया यहाँ पे। कौन सा? कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कॉन्शियस तो इंडिविजुअल का रहेगा ही, पर्सनल अनकॉन्शियस भी रहेगा और कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी रहेगा। तो ये भी हमको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। सो जो कॉन्शियस है इंडिविजुअल का, वो तो उसके इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस की वजह से ही होगा। जो भी एक्सपीरियंस कर रहा है वो कॉन्शियस में जाएगा पहले, और फिर उसके बाद में या तो कॉन्शियस में ही रहेगा या फिर जो है फिर वो अनकॉन्शियस में चला जाएगा। सो जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है वो तो रहे होंगे। सो लेकिन हर इंडिविजुअल जो है वो दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होने की कोशिश करता है। कोई इंसान ये कहता है कि हाँ जैसे सब है वैसे ही मैं ही हूँगा, हर एक कोई ये चाहेगा। तो इसे जो है कहते हैं इंडिविजुएशन, कि हर आदमी अपना एक यूनिक सेल्फ बनाना चाह रहा था, इसे इंडिविजुएशन कहते हैं। और ये किस लिए कर रहा था? ताकि वो अपने आप को कंप्लीटली या होली, कोई भी वर्ड यूज कर लो, कंप्लीटली वो अपने आप को समझ पाए। और ये कैसे करेगा? वो बाय ब्रिंगिंग द अनकॉन्शियस मटेरियल टू द कॉन्शियस। तो इंडिविजुएशन तब होगा जब उसके अनकॉन्शियस की चीजें कॉन्शियस में आ जाएं, तभी तो वो औरों से अलग होंगे। हर एक के एक्सपीरियंस सेम थोड़ी होते हैं। तो ये उसकी वो इंडिविजुअल जो है अपने आप में कंप्लीट तब बनेगा जब उसके अनकॉन्शियस जो चीजें हैं वो उसके कॉन्शियस में आ जाएं। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू जंग, thoughts, memories and other materials in the personal unconscious are associated with each other and form an involuntary theme. ये इंपॉर्टेंट है, ये समझो। ये भी एक नई चीज है जो सिगमंड फ्रॉइड ने नहीं बोली थी। अनकॉन्शियस की तो बोली थी, लेकिन फर्दर जो है कार्ल जंग ने उसमें क्या बोला कि अनकॉन्शियस में चीजें हैं वो आपस में एसोसिएट हो जाती है, मतलब इंटरकनेक्ट हो जाती हैं। तो ये इंटरकनेक्ट हो रही है, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये दिस कैन हैव एक्सट्रीम इमोशनल इफेक्ट ऑन द पर्सन। यानी कि हमें सिर्फ अनकॉन्शियस को नहीं जानना है, अनकॉन्शियस में जो चीजें वो आपस में कैसे कनेक्टेड है ये भी जानना है।
देन ओनली वी विल अंडरस्टैंड कि उसका जो एक्सट्रीम इमोशनल इफेक्ट है वो इंडिविजुअल पे क्या हो रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स वाली बात समझ में आ गई ना, क्योंकि ये नई है और इम्पोर्टेंट भी है। सो जैसे कहते हैं ना इसका बहुत कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है इसका, तो वो इसी सेंस में जो है बोला जाता है। अब कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या होता है ये समझो। इंडिविजुअल कॉन्शियस तो जो है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस जो है वो तो हम जान गए। इंडिविजुअल अनकॉन्शियस जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं वही जो चले गए हैं, अनकॉन्शियस वो इंडिविजुअल अनकॉन्शियस। अब कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या होता है? सो इसमें जो है वो चीज़ें होती है जो इंडिविजुअल के कॉन्शियसनेस से बाहर की चीज़ें होती हैं। इमेजेस दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल इन वंस कॉन्शियसनेस, मतलब हमें पता ही नहीं है। और ये तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियस में भी होता है, लेकिन खास बात क्या है, ये जो वो स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट और मोटिवेशन है विच आर प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ठीक है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस में जो इंडिविजुअल का अनकॉन्शियस होता है वो तो एक्सपीरियंसेस के थ्रू आता है, लेकिन जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है वो जो है बर्थ से ही होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि इवन अंधे आदमी को भी देख लेना कि वो जब प्रार्थना करेगा या पूजा करेगा किसी भी रिलीजन का, भगवान को याद करेगा, तो सर उसका आकाश की तरफ होगा, ऊपर के भगवान की तरफ, जो ऊपर उठा के सर भगवान की तरफ देख रहा होगा। तो ये किसने बताया कि भगवान ऊपर है? तो पैदा होते ही सबको पता है, अंधे को भी पता है जिसने किसी को देखा नहीं है कि वो भगवान की तरफ आकाश की तरफ मुंह कर रहे हैं। फिर दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी इंसान जब जीतता है, व्हेनेवर पर्सन विंस किसी भी स्पोर्ट्स वगैरह में, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सो यू विल फ्रीक्वेंटली सी कि वो अपने दोनों हाथ जो ऐसे करेगा, ऊपर की तरफ करेगा। सो ये किसने सिखाया कि ऐसे करना है? ठीक है, ये छोटा बच्चा हो कुछ भी हो, कोई भी जो जीत के ऐसे हाथ को ऐसे फोल्ड नहीं करता है, ऐसे ही करेगा। किसी भी जेंडर का हो, किसी भी गेम में हो, हर जगह होगा। तो ऐसे ये पैदाइशी होते हैं ये चीजें। ठीक है, अब इसमें जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, इसमें एक चीज होती है आर्ची टाइप। ये आर्ची टाइप क्या होती है ये समझो। सो ये यूनिवर्सली नोन इमेजेस और सिंबल्स होते हैं जिनकी वजह से इंडिविजुअल के जो है मन में कोई स्पेसिफिक फीलिंग या थॉट आती है उस इमेज के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल हर कल्चर में जो भी रिलीजियस सिंबल्स हैं उसके प्रति रिस्पेक्ट आती है। ठीक है, बुजुर्ग आदमियों के लिए रिस्पेक्ट आएगी। ठीक है, तो इस टाइप से जो आर्ची टाइप्स हैं वो सिंबल्स और इमेजेस हैं जो इंडिविजुअल की फीलिंग्स और थॉट्स को ड्राइव करते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने दो एग्जांपल दिए हैं कि आर्ची टाइप ऑफ डेथ और आर्ची टाइप ऑफ ओल्ड वुमेन। तो अगर हम कहेंगे कोई किसी की डेथ हो गई तो हमारे दिमाग में एक डेड बॉडी की इमेज आएगी। ये आर्ची टाइप ऑफ डेथ हमें सबको पता है कि मरा हुआ आदमी कैसा होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। एवरीबडी नोज कि भाई डेथ हो गई तो मतलब कैसा होगा। दूसरा आर्ची टाइप ऑफ ओल्ड वुमन, तो अब हर एक को पता है कि कोई ओल्ड वुमन या मैन भी हो तो ऑब्वियसली उसको जिंदगी का एक्सपीरियंस होगा, उसको काफ़ी जानकारियाँ होंगी, तो एक विजडम वाली फिगर आएगी दिमाग में कि कोई वाइज पर्सन है। सो ये आर्ची टाइप होते हैं। जैसे कोई भी रिलीजियस फिगर है तो वो जो है कैसा बिहेव करता होगा। जैसे कोई हम बोले कि लेट अस से कि कोई मिलिट्री ऑफिसर है, तो अब मैंने कुछ नहीं बोला बट एक दिमाग में आएगा अच्छा वो बहुत ब्रेव होगा, पंक्चुअल होगा, डिसिप्लिन्ड होगा, है ना, उसका टर्न आउट वगैरह बड़ा अच्छा होगा। तो ये आर्ची टाइप इनको कहते हैं। ठीक है, तो अब ये कहते हैं, कार्ल जंग का ये कहना है कि भाई टू अंडरस्टैंड और अप्रिशिएट अ पर्सन, खाली ड्रीम्स और उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस जो है वो समझना
काफ़ी नहीं है। तो क्या हमें करना पड़ेगा? तो उसके जो है इंडिविजुअल के जो यानी कि पर्सन एंड दोनों पार्ट उसके जो है हमें अनकवर करने पड़ेंगे। कौन से? कि उसके जो अनकॉन्शियस वाले भी हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो भी। ठीक है? जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है वो भी करना होगा, इंडिविजुअल अनकॉन्शियस भी करना होगा, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी करने होंगे। कई बार ये भी हो सकता है कि जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस वाली जो चीज़ें हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, ये भी पॉसिबल है। इट इज़ पॉसिबल कि सोसाइटी कुछ एक्सपेक्ट कर रही है लेकिन उसको जो है कुछ और पसंद है। सो ये क्लियर आ गया, हो गया एनालिटिकल साइकोलॉजी। देन कम्स एग्जिस्टेंशियल। सो अब ये ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी जितनी भी होती हैं उसमें से एक है ये एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। सो ह्यूमैनिस्टिक थ्योरीज में क्या खासियत होती है कि इसमें इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कार्ल जंग की हमने बात करी थी, तो उसने जो है साइकोएनालिटिक, फ्रॉडियन साइकोएनालिसिस प्लस ह्यूमैनिस्टिक दोनों अप्रोच को रखा था। एग्जिस्टेंशियल जो है टोटली ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच है। तो इसमें जो है मतलब टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल की है कि उसकी अपनी साइकोलॉजिकल एग्जिस्टेंस के लिए वो खुद जिम्मेदार है, कि उसको साइकोलॉजिकली उसके माइंड में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है? तो बाकी सब थेरेपीज में भी होता है, लेकिन और थेरेपीज से कहीं ज़्यादा जो है एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में क्या होता है, वी लुक फॉर पेशेंट्स सेल्फ अवेयरनेस, कि उसको कितनी सेल्फ अवेयरनेस अपने बारे में क्या पता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा क्या, कि हाउ मच द पर्सन इज एबल टू लुक बियॉन्ड द इमीडिएट प्रॉब्लम्स एंड इवेंट्स। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा चलती हैं, नॉर्मल चीज़ है, लेकिन उसके बियॉन्ड वो देख पाता है कि नहीं देख पाता है। उसके बियॉन्ड क्या देखना है, कि अपने ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में, कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लिविंग, व्हाई आई केम इनटू दिस वर्ल्ड, व्हाट आई शुड बी डूइंग, है ना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। ये सब चीज़ें वो देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है, ये भी जो है एक इसमें देखा जाता है। सो ये जो एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के ये कॉन्सेप्ट, एज ए कॉन्सेप्ट जो निकला, वो फिलोसफर्स के नाम दिए हुए हैं, सोरेन कायरगार्ड, फ्राइड्रिच नीत्शे, कार्ल जैस्पर, मार्टिन हाइडेगर। ये सब जो है फिलोसफर्स हैं। देखो, दे आर फिलोसफर्स नॉट साइकोलॉजिस्ट। सो इनकी फिलॉसफी पे बेस्ड है एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, यानी कि इसमें कोई थ्योरी बेस्ड नहीं है, इट इज नॉट ए थ्योरी। ठीक है? इट इज जस्ट ए थॉट। तो जो एग्जिस्टेंशियल थेरेपी जो है, कि जहाँ तक बात है, वो हम अगर बात करें तो वो साइकोलॉजी ने स्टार्ट की बेस्ड ऑन देयर आइडियाज। मतलब कई लोगों के आइडिया हैं, और फिलॉसफी में हर एक का आइडिया तो सेम होगा नहीं, तो इनमें से हर एक के आइडिया का कुछ कहीं से लिया, कुछ कहीं से लिया, या कोई किसी एक का भी आइडिया लेके हम एग्जिस्टेंशियल थेरेपी कर सकते हैं। ठीक है? सो इसमें जो है कोई पर्टिकुलर टेक्निक नहीं होती है एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में, देयर इज नो पर्टिकुलर टेक्निक। हमें जो है ये देखना होता है कि उसकी जो है एग्जिस्टेंशियल थीम क्या है, और हाउ इट अप्लाइज टू द पेशेंट। जैसे पेशेंट को कोई मतलब ही नहीं है पर्पस ऑफ लाइफ से, तो पर्पसलेस लाइफ जी रहा है, चाहे उसके पास में सब कुछ है, लेकिन पर्पसलेस लाइफ जी रहा है, तो वो तो कभी खुश रह नहीं सकता इंसान ना। या वो अपनी लाइफ का पर्पस मान रहा है कि लेटेस्ट है कि पैसा कमाना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये भी जो है उसको ये थीम भी उसको सूट नहीं करेगी लॉन्ग टर्म में। तो इस तरह से हमें जो है ये देखना है कि पेशेंट के ऊपर कौन सी थीम अप्लाई हो रही है, तभी तो हम करेक्ट कर पाएंगे। अगर वो थीम करेक्ट होती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, वो आता ही नहीं आपके पास में। उस थीम में कोई प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी वो आया है। तो वो थीम हम समझेंगे तभी तो हम कर पाएंगे कुछ। ठीक है?
ये नहीं कि हमने बस वो क्या थीम है उससे उससे कोई मतलब नहीं, हमने तो अपनी चीज लगा दी, नहीं, पहले उसकी समझेंगे उसमें कहाँ फॉल्ट है, फिर जो है उसकी थेरेपी करेंगे। इसलिए कोई स्पेसिफिक टेक्निक नहीं है इसमें, ठीक है। तो तो जो भी इंडिविजुअल की जो कॉमन लाइफ में जो है थीम्स होती है, हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग होती है, सेम नहीं होती, वो हमने अनकवर करना होता है, तब जो है इंडिविजुअल को ठीक किया जा सकता है एज पर दिस टेक्निक। सो अब क्या फायदा होगा इससे कि जो एग्जिस्टेंशियल थेरेपी है जो क्या फुलफिल करेगी इंडिविजुअल की नीड्स को। कौन सी नीड्स को? एग्जिस्टेंशियल नीड्स को। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो एक ऐसी जिंदगी जिएगा विच इज फुलफिलिंग एंड विच कैन फुलफिल द एग्जिस्टेंशियल नीड ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी जो है वो इंडिविजुअल की जो एग्जिस्टेंशियल नीड्स है उनको फुलफिल करेगा, ताकि इंडिविजुअल एक फुलफिलिंग लाइफ जी पाए जिसमें कि वो एग्जिस्टेंशियल नीड्स को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। सो जैसे जैसे इंडिविजुअल पेशेंट जो है अवेयर होता है अपने एक्शंस के बारे में, वैसे वैसे जो है वो इम्प्रूव होता जाएगा और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता जाएगा, क्योंकि ह्यूमैनिस्टिक है ना। तो जैसे जैसे वो अवेयर होगा कि उसके कहाँ जो लाइफ थीम है उसमें कहाँ फॉल्ट है, जैसे जैसे वो अवेयर होता जाएगा तो उसको ठीक तो उसी को करना है ना, अपने थीम को, अपने पर्पस ऑफ लाइफ तो हर इंडिविजुअल को खुद ही चूज सेलेक्ट करना है। तो जैसे जैसे वो अवेयर होता जाएगा कि उसके पर्पस ऑफ लाइफ में कहाँ फॉल्ट है, क्या प्रॉब्लम है, वैसे वैसे वो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता जाएगा और एक फुलफिलिंग लाइफ जिएगा विच इज फुलफिलिंग द नीड ऑफ एग्जिस्टेंस। ये है इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल। ये समझ में आ गया ना? ओके, नाउ अनदर ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। सो इस पर्सन सेंटर्ड थेरेपी को स्टार्टिंग में नॉन डायरेक्टिव थेरेपी बोलते थे। नॉन डायरेक्टिव इसलिए बोलते थे कि इसमें इस थेरेपी में हम कोई डायरेक्शन नहीं देते हैं पेशेंट को कि तुम्हें ये करना है, ऐसे करना है, इतना करना है, कुछ नहीं, नथिंग। इंडिविजुअल को अपनी लाइफ का जिम्मेदार बनाना होता है हर ह्यूमैनिस्टिक थेरेपी में, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेम थिंग गोज विद पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। एग्जिस्टेंशियल में थोड़ा ज़्यादा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल की, लेकिन हर ह्यूमैनिस्टिक थेरेपी में इंडिविजुअल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इसीलिए जो है नॉन डायरेक्टिव थेरेपी इनिशियली नाम दिया गया। फिर जो है इसको ये बोला गया कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हर एक आदमी जो है सेम तरीके का हो। हम जो है अगर नहीं देंगे कुछ भी गाइडेंस वगैरह, क्योंकि कई जैसे मान लो लो आईक्यू वाले हैं, वो तो खुद ही समझ नहीं पाएंगे, तो हमें क्लाइंट का तो ख्याल रखना पड़ेगा ना कि क्लाइंट, भाई पर्पस तो थेरेपी का क्लाइंट ही है, तो क्लाइंट को सेंटर में रख के थेरेपी करनी पड़ेगी। पहले क्या होता था, स्टार्टिंग जब हुई थी पर्सन सेंटर्ड थेरेपी की, तो इसमें थेरेपिस्ट और क्लाइंट दोनों एक दूसरे की थेरेपी करते थे। यहाँ पे ये माना जाता था कि बोथ आर इक्वल, लेकिन हाँ, लेकिन हर जो है क्लाइंट इतना इंटेलिजेंट या इतना डेप्थ नॉलेज रखने वाला नहीं होता है कि वो कर सके थेरेपिस्ट की भी थेरेपी। सो फिर ये क्लाइंट को सेंटर में रख के किया जाने लगा कि भाई थेरेपिस्ट ही क्लाइंट की थेरेपी करेगा, तो वो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी बन गई। फिर ये बात आई कि भाई हर थेरेपी में तो क्लाइंट को ही ध्यान में रख के हम करते हैं, तो इसमें हम क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी कह रहे हैं, तो ये कौन सा अलग सी बात है, हर थेरेपी में क्लाइंट ही सेंटर में होता है। तो फिर ये हुआ कि अच्छा भाई हम क्लाइंट को नहीं, हम पर्सन को सेंटर में रख रहे हैं। जो क्लाइंट आया वो एक ह्यूमन बीइंग है, सो एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट। तो जो क्लाइंट इज बेसिकली ए पर्सन, तो उस पर्सन को सेंटर में रख के हम जो है थेरेपी कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम पर्सन सेंटर्ड थेरेपी फिर लास्ट में हुआ। सो ये जो मैंने ऑलरेडी बताया कि जो पर्सन सेंटर्ड थेरेपी ये 4 स्टेजेस में डेवलप हुई थी। पहली डेवलपमेंटल स्टेज शुरू में जब वो कर रहे थे कि भाई कैसे किया जाए, क्या किया जाए, कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, ये डेवलपमेंटल स्टेज है। फिर नॉन डायरेक्टिव स्टेज में बता दिया, फिर क्लाइंट सेंटर स्टेज एंड देन पर्सन सेंटर स्टेज। तो आज की डेट में इसको पर्सन सेंटर्ड थेरेपी ही बोला जाता है। तो इसका भी वही बेसिक फंडा कि पीपल शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्फ।
एंड इवन व्हेन दे आर ट्रबल्ड। ये देखो खास बात है, ये नहीं कि यू कैन नॉट टेक योर प्रॉब्लम्स एज एन एक्सक्यूज कि मेरी तो लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है इसलिए आई कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस। नो नो नो, you have to be responsible for your actions even if there are problems। ठीक है, नहीं तो फिर लोगों को एक्सक्यूज मिल जाएगा ना, कोई हर एक की लाइफ में तो प्रॉब्लम है, कौन सा ऐसा इंडिविजुअल इसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो नोबडी विल टेक एंड डू एनीथिंग। सो ये ध्यान रखा गया। सो जो सिगमंड फ्रॉइड का जो पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर था उसको रिप्लेस कर दिया कार्ल रॉजर्स ने विद सेल्फ कॉन्सेप्ट, है ना। उसमें जो था ना अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, कॉन्शियस, जो टोपोग्राफिकल मॉडल था, है ना, जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थे स्टेजेस के, उसको रिप्लेस कर दिया किस चीज से, सेल्फ कॉन्सेप्ट से। ठीक है, और दूसरी चीज क्या फर्क हुई, एक तो ये पर्सनैलिटी वाज रिप्लेस विद सेल्फ कॉन्सेप्ट, दूसरी ये थी कि वहां पे थोड़ा हायरार्की ज्यादा स्ट्रांग है, किसमें, साइको एनालिसिस में। वहां पे जो पेशेंट और थेरेपिस्ट है उसमें पावर डिफरेंस काफी है, सब कुछ डिसाइडिंग जो है थेरेपिस्ट ही करता है, पेशेंट डिसाइड नहीं कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ऐसा नहीं है, यहाँ पे द पर्सन इज इन चार्ज ऑफ, जब पेशेंट या क्लाइंट या पर्सन जो कह रहा है, ही और शी इज इन चार्ज ऑफ हिज और हर ओन थेरेपी। तो इसीलिए जो है इसका नाम जो है बीच में क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी भी पड़ा था। सो सिगमंड फ्रॉइड था, उसका भी यही कहना था कि जो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स है और जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं वो क्या कहते हैं, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर मतलब साइकोलॉजिकल कुछ इशू है, उसकी वजह से बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर है। और जो अनकॉन्शियस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसकी वजह से एंजाइटी है, एंजाइटी डिसऑर्डर उसकी वजह से होंगे। तो पर्सन सेंटर्ड थेरेपी में बोला गया कि जो एंजाइटी हो रही है इट इज बिकॉज ऑफ द इनकॉन्ग्रुएंस। इनकॉन्ग्रुएंस किस चीज का, कि देयर इज ए डिस्पैरिटी बिटवीन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड वंस एक्सपीरियंस्ड रियलिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, बच्चा बहुत ज़बरदस्त म्यूजिशियन है, लेकिन उसके पेरेंट्स जो है उसको मैथमेटिशियन बनाना चाहते हैं कि इसको जो है साइंटिस्ट बनना चाहिए। बच्चा इंटेलिजेंट भी है लेकिन वो बनना ही नहीं चाहता है, वो बनना चाहता है म्यूजिशियन, और पेरेंट्स बनाना चाहते हैं उसको साइंटिस्ट। तो अब क्या होगा कि बच्चा तो अपने दिमाग में जो है ये सोच रहा होगा कि एज ए सेल्फ कॉन्सेप्ट कि आई एम ए वेरी गुड म्यूजिशियन, वो सही बात भी है, लेकिन जो उसको एक्सपीरियंस हो रहा है बिकॉज ऑफ हिज और हर पेरेंट्स वो डिफरेंट है, वो मिसमैच है, क्योंकि पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये म्यूजिशियन वाली चीज बकवास है, तो उसकी जो एक्सपीरियंस है और सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो मैच नहीं कर रहा है, इससे जो है इनकॉन्ग्रुएंस हो रहा है और इससे एंजाइटी हो रही है। ये बात समझ में आई? ठीक है, सो ये है। तो इसमें जो है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का गोल क्या है कि उसकी पर्सनैलिटी को रीऑर्गेनाइज करना है। किस तरह से रीऑर्गेनाइज करना है कि जो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट है और एक्सपीरियंस रियलिटी है इसमें कॉन्ग्रुएंस आ जाए। हाँ, गैप कम हो गया तो अपने आप ही एंजाइटी खत्म हो जाएगी। भाई किसी को म्यूजिक पसंद है तो उसको म्यूजिक के फील्ड जाने दिया जाए, अपने आप ही उसकी जो है सेल्फ कॉन्सेप्ट और एक्सपीरियंस रियलिटी सेम हो जाएगी, बात खत्म। इतना सिंपल सा काम है। और इसमें जो है वार्म अफेक्शन और जो है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होगा, अच्छा एटमॉस्फेयर होगा, सपोर्टिव एटमॉस्फेयर होगा, तो इंडिविजुअल जो है ऑब्वियसली बेटर फील करेगा। तो क्योंकि वो कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी फील कर रहा है, उसको एक्सेप्टेंस मिल रही है, तो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट और एक्सपीरियंस रियलिटी जो है उसमें इनकॉन्ग्रुएंस दूर हो जाएगा, तो इसलिए उसकी एंजाइटी दूर हो जाएगी। ये पॉइंट अंडरस्टूड है ना? ठीक। और ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि जो कोर प्रिंसिपल्स हैं पर्सन सेंटर्ड थेरेपी में, वो है नंबर 1 इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। जो भी मैंने बताया, क्लाइंट कुछ भी कहता है, कुछ भी सोचता है, कुछ भी करना चाहता है,
उसको पॉजिटिव रिगार्ड ही मिलेगा थेरेपिस्ट से। दूसरा है एम्पैथी। जो थेरेपिस्ट है वो जो है समझता है कि इमोशनली कैसा इंडिविजुअल फील कर रहा है, हाउ द पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग थिंग्स, ये समझता है। तो उससे जो है व्हेन द पर्सन फील्स अंडरस्टूड, द पर्सन फील्स बेटर। और तीसरी चीज है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस जो है थेरेपिस्ट के अंदर होनी चाहिए। थेरेपिस्ट के अंदर जो कॉन्ग्रुएंस का मतलब है कि उसके थॉट, वर्ड्स और एक्शंस मैच कर रहे हो, अलाइंड हो। उसके जो थॉट्स हैं और वर्ड्स हैं और एक्शंस हैं थेरेपिस्ट के, वो अलाइंड हो। तो वो जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो एज ए रोल मॉडल एक्ट करेगा फॉर द क्लाइंट। तो उसको समझ में आएगा अच्छा मुझे भी अपने जीवन में ऐसा ही बनना है। तो वो जब कॉन्ग्रुएंस लाएगा तो एंजाइटी अपने आप दूर हो जाएगी। तो इसलिए ये कोर कंडीशंस हैं पर्सन सेंट्रेड थेरेपी की: अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एम्पैथी एंड कॉन्ग्रुएंस ऑफ थेरेपिस्ट। और इसमें जो है अब इसके थेरेपेटिक प्रोसेस पे आते हैं, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के। सो इसमें जो है थेरेपिस्ट जो है क्लैरिफाई कर रहा होता है क्लाइंट के एक्सपीरियंसेस को, रादर देन इंटरप्रेटिंग इट। जो साइको एनालिसिस में इंटरप्रेट कर रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ें ये कर रहा है, बचपन में ये ऐसे एक्सपीरियंस की तो इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ऑफ कोर्स इंटरप्रिटेशन जो है क्लाइंट के साथ में होता है, उसके डिस्कशन करके होता है, बट इंटरप्रिटेशन तो करता है वहाँ पे साइको एनालिस्ट। लेकिन यहाँ पे कोई इंटरप्रिटेशन नहीं हो रहा होता है। यहाँ पे सिंपली जो है वो क्लाइंट के जो एक्सपीरियंसेस है उसको क्लैरिफाई कर रहा होता है। अच्छा ये ऐसा हुआ था तो तुमने कैसा फील किया था, इस टाइप से। जब ये डिसीजन लिया सो तुम क्या करना चाहते थे, अच्छा जब तुम्हारे मन का नहीं हुआ था तो व्हाट डिड यू फील लाइक। तो जैसे इसमें कपल थेरेपी भी जो होती है उसमें ये नहीं होता कि उनके डिफरेंसेस सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सन सेंट्रेड थेरेपी में अगर हम कपल थेरेपी कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली जो हस्बैंड और वाइफ है वो एक दूसरे को ये बता रहे होते हैं कि हाउ दे आर फीलिंग अबाउट ईच अदर। राइट एंड रॉन्ग की बात नहीं हो रही कि तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया। नो, तुमने ये किया तो मुझे ये फील हुआ, इस तरीके से। सो जब वो ऐसा करेंगे तब सामने वाले का भी बिहेवियर चेंज होगा। अच्छा इसको ऐसा फील होता है, तब उसको समझ में आएगा कि मैंने जो किया वो ठीक नहीं था। कई बार ये भी हो सकता है कि किसी ने अच्छी इंटेंशन से किया हो लेकिन सामने वाले को बुरा लग गया हो, तो वो एक दूसरे को क्लैरिफाई कर सकते हैं और अपने आप को रीएडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली दे सिंपली रीइटरेट हाउ दे आर फीलिंग टू वन अनदर। ठीक है, सो इसे कहते हैं इमोशन फोकस कपल थेरेपी। जो कपल्स के इमोशंस हैं उस पर हम फोकस कर रहे होते हैं। सो नेक्स्ट इज कॉग्निटिव थेरेपीज आ जाती है। ये हम नेक्स्ट सेशन में रखें, व्हाट डू यू से? ठीक है, सो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।